हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है विलेन। इसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलों को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके एनसीईआरटी के 4 एग्जाम्पल, जिसमें से आपका पहला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका सूत्र है C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। यह आपका प्रश्न दिया हुआ है। इसका अगर सॉल्यूशन हम करें तो हम मान लेंगे कि हमारे पास क्या है, टोटल विलयन हमारे पास कितना है, 100 ग्राम विलयन है। अब हमें पता है कि ये हमें 20% द्रव्यमान, यानी हमें द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है। तो अगर हमें पता है कि हमारे पास टोटल विलयन 100 ग्राम है, तो अगर इसका हम 20% देखें तो 20 ग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल। अब हमें पता है कि जो विलयन बनता है वो कम से कम 2 घटकों से मिलकर बनता है। तो इसमें एक घटक तो हमें पता चल गया क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल, और दूसरा घटक क्या है हमारे पास, दूसरा घटक है जल। और 100 ग्राम विलयन था हमारे पास, तो 20 ग्राम तो हमारे पास क्या है, 20 ग्राम में हमारे पास एथिलीन ग्लाइकोल। तो जो बचा 80 ग्राम वो क्या हो जाएगा, हमारे पास जल हो जाएगा। ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है आपसे, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश। ये एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश पूछ रहा है, तो इसके लिए हमें जरूरत होगी दोनों के, अब दोनों के कौन, जल और एथिलीन ग्लाइकोल के अणुभार की। तो एथिलीन ग्लाइकोल का अगर हम अणुभार निकालें तो हमें पता है एक कार्बन का होता है 12, तो 2 का कितना हो जाएगा, 12 × 2, प्लस एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 6, तो एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो 6 हाइड्रोजन का कितना हो जाए, 1 × 6, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा हमारा 32, यानी 16 × 2। टोटल अणुभार आ जाएगा आपका किसका, एथिलीन ग्लाइकोल का। कितना आ जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल का 62 ग्राम प्रति मोल। ये आपका एथिलीन ग्लाइकोल का क्या आ जाएगा, अणुभार। अब हमें निकालने हैं अब हम मोल अंश निकालेंगे एथिलीन ग्लाइकोल के। तो हमें और क्या चाहिए, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल चाहिए और जल के मोल चाहिए। अब जल की अगर हम बात करें तो जल का अणुभार होता है हमारा 18 ग्राम, एक ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 हाइड्रोजन का 2, टोटल कितना हो गया, 18 ग्राम। ये होता है हमारे जल का अणुभार। अब हम पहले, सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे एथिलीन ग्लाइकोल के मोल। अब मोल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास होना चाहिए जो जिस पदार्थ के हम मोल ज्ञात कर रहे हैं उसका भार और उसका अणुभार। तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल ज्ञात करेंगे हम, तो हमें भार कितना दिया है, हमें 20 ग्राम, और अणुभार है वो कितना है, 62 ग्राम। ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास आंसर आएगा 0.322 मोल। इसी प्रकार जल के मोल निकालेंगे तो जल हमारे पास कितना था, 80 ग्राम, और जल का जो अणुभार है वो कितना होता है, 18 ग्राम। इस प्रकार आपके पास जो आंसर आएगा जल के मोलों का वो कितना आ जाएगा, 4.44 मोल। अब हमारे पास दोनों के मोल आ गए, विलेय और विलायक के दोनों के मोल आ गए। अब हम निकालेंगे किसके मोल अंश, एथिलीन ग्लाइकोल के। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऊपर एथिलीन ग्लाइकोल के मोल, प्लस नीचे लिखेंगे एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्लस H2O के मोल, क्योंकि जो विलयन है वो इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, यानी एथिलीन ग्लाइकोल और जल से। अब एथिलीन ग्लाइकोल के मोल कितने थे हमारे पास, 0.322 मोल, और इसके कितने थे, अब नीचे टोटल हम करेंगे तो हमारे पास एथिलीन ग्लाइकोल के मोल थे 0.322, और उसके बाद हमारे पास मोल थे किसके, जल के 4.44 मोल। इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा निकल के 0.068। ये क्या आ जाएगा आपका, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश। अब इसी प्रकार अगर मान लो हमें जल के मोल अंश निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, ऊपर जल के मोल लिखेंगे, नीचे टोटल विलयन के मोल लिखेंगे, और क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएंगे आपके पास जल के मोल अंश। या फिर आप इससे भी निकाल सकते हो कि हमें पता है विलय प्लस विलायक के मोल अंश का मान, यानी XA प्लस XB के मोल अंश का मान कितना होता है, अधिकतम एक। हमारे पास XB यानी विलय के मोल आ गए थे 0.068, तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते थे, तब भी आंसर कितना आता हमारा 0.932। इस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्न को एग्जाम में हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जो 12th के वो आपके बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी रिपीट होता रहता है। संख्या चेंज होती है बस इसकी, कुछ नहीं, ये आपको पूछा जाता है। ठीक है। सवाल क्या है आपका, एग्जाम्पल है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। इसमें निकालना क्या है हमें, मोलरता यानी कैपिटल M, जिसमें 5 ग्राम NaOH
450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए निकालना क्या है हमें मोलरता। अब मोलरता निकालनी है तो सबसे पहले हमें विलय के मोल चाहिए। अब विलय क्या है हमारे पास NaOH। अब NaOH के मोल निकालोगे तो NaOH का भार चाहिए, उसका अणुभार चाहिए। तो NaOH का अणुभार कैसे निकालोगे, तो Na का होता है 23 सोडियम का प्लस ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का 1, टोटली आपका अणुभार आ जाएगा NaOH का 40 ग्राम। तो जैसे ही आप NaOH के मोल निकालोगे तो क्या लोगे 5 ग्राम बट्टे 40 ग्राम यानी भार बट्टे अणुभार। सॉल्व करोगे तब आंसर आ जाएगा आपके पास 0.125 मोल। अब विलयन का आयतन अगर लीटर में निकाल लें, हमारे पास दिया हुआ है ml में, अगर लीटर में निकालेंगे तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 450 बट्टे 1000 ml, 450 बट्टे 1000 ml। अब हमारे पास सूत्र क्या होता है मोलरता का, तो मोलरता का सूत्र होता है हमारे पास मोलरता बराबर विलय के मोल, शॉर्ट में लिखें हम इसको NV, M बराबर NV बटे V किसके अंदर, लीटर के अंदर। अब NV विलय के मोल कितने हमारे पास 0.125। अब विलयन का आयतन कितना है लीटर में, तो 450 बट्टे 1000 ml। अब जैसे ही आप इसको लिखोगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा आपका, और इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा 0.278 मोलर, या फिर आप इसको लिख सकते हो 0.278 मोल प्रति लीटर, या फिर आप इसको लिख सकते हो 0.278 मोल डेसीमीटर क्यूब। इन तीन तरीकों से आप मोलरता को व्यक्त कर सकते हो और इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से हल किया जा सकता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 1.3। अब एग्जाम्पल नंबर 1.3 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1.3 है आपका 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। अब एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है, एथेनोइक अम्ल का सूत्र CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको मोलरता पूछा था, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है मोललता, जिसको हम स्मॉल m से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल m से लिखते हैं। यहाँ पर मोललता की गणना करनी है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले तो हमारे पास विलय क्या है और विलायक क्या है। तो अगर हम बात करें विलय किसको कहा जाता है, विलायक किसको कहा जाता है, तो अगर विलयन का वो घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है विलय, और विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है विलायक। तो इन दोनों में से आप देख सकते हैं कौन सा कम मात्रा में है कौन सा अधिक मात्रा में। अगर एथेनोइक अम्ल की बात करें तो एथेनोइक अम्ल कम मात्रा में, तो ये हमारा काम करेगा विलय का, और बेंजीन आपकी अधिक मात्रा में तो ये किसका काम करेगी विलायक का। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि विलय कौन है विलायक कौन है। अब हम देखेंगे कि मोल कैसे निकालें इनकी, क्योंकि देखो अगर आप लिखोगे मोललता का सूत्र, तो मोललता का सूत्र होता है M बराबर WB अपॉन MB, ठीक है, इंटू क्या WA इन kg, यानी जो विलायक का भार है वो किसमें होना चाहिए kg में। ठीक है, अब इनको अब WB को क्या लिख सकते हो आप NB लिख सकते हो, यानी विलय के मोल बटे विलायक का भार इन kg। इस तरीके से भी आप इस सूत्र को लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको किसके मोल चाहिए, विलय के मोल चाहिए। अब विलय के मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विलय का सबसे पहले भार देखेंगे कितना है, विलय का भार है हमारे पास 2.5 ग्राम। और विलय का अब हमें अणुभार भी निकालना पड़ेगा। तो अणुभार अब विलय क्या है हमारे पास, विलय एथेनोइक अम्ल जिसका सूत्र C2H4O2। अब इसका हम मोलर में निकालेंगे तो हमें पता है कि एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 2 का कितना हो जाएगा 12 × 2 प्लस एक हाइड्रोजन का हमारे पास होता है एक, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 × 4। इसी प्रकार अब हम ऑक्सीजन का देखेंगे तो एक ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 16 × 2। इस प्रकार जो आप एथेनोइक अम्ल का अणुभार है वो आ जाएगा कितना 60 ग्राम। अब हम एथेनोइक अम्ल के क्या निकालेंगे मोल, तो हमें लिखेंगे ऊपर विलय के भार, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। विलय का भार कितना है हमारे पास 2.5 ग्राम, अणुभार कितना है 60 ग्राम। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0417 मोल। अब बेंजीन का केजी में द्रव्यमान, तो बेंजीन का केजी में यानी विलायक है यहाँ पर बेंजीन, तो केजी में द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 75 बटे 1000, क्योंकि 75 हमारे ग्राम में दिया हुआ है, हमें केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 75 × 10⁻³ क्योंकि 1000 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 75 × 10⁻³ kg। अब हम इसको सूत्र में रखें तो हमारे पास C2H4O2 यानी एथेनोइक अम्ल की मोललता आएगी, तो क्या लिखें हम
C2H2O2 के यानी C2H4O2 के मोल बटे बेंजीन का केजी में आया द्रव्यमान। अब C2H4O2 के मोल कितने थे? 0.0417। अब इसका बेंजीन का द्रव्यमान कितना था केजी में? तो 75/1000 था, या 75 × 10⁻³ था। अब 10⁻³ ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का, यानी 75 तो 1000 था वो किसका हो जाएगा? नीचे ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? जैसे 10⁻³ था यहाँ, तो ये किसका हो गया? ऊपर जाके प्लस का, यानी 1000 बन गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तब आपके पास आंसर आएगा 0.0556 मोल प्रति केजी। ये इस तरीके से आप मोललता की भी गणना कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 1.4। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है, यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि 1 लीटर जल के अंदर कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी। तो N2 गैस का आंशिक दाब कितना है? 0.987 बार तथा 293 केल्विन पर N2 के लिए KH का मान कितना है? 76.48 किलो बार। ठीक है, अब ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर। अब आपको निकालना है कि 1 लीटर जल में कितनी मिलीमोल N2 गैस विलय होगी। तो इसका संबंध हम सबसे पहले क्या देखें? हेनरी के नियम से, क्योंकि गैस में विलयता का नियम वहीं से आता है। और हेनरी का नियम होता है हमारा, क्या होता है? P = KHX। तो सबसे पहले तो हमें एक्स निकालना है, एक्स यानी मोल अंश निकालना है, वो भी किसके? नाइट्रोजन के। तो ये क्या बन जाएगा? तो फिर आपका एक्स नाइट्रोजन बराबर P नाइट्रोजन बटे KH। अब P नाइट्रोजन कितना था आपका, यानी जो नाइट्रोजन का आंशिक दाब था वो कितना? 0.97 बार। ठीक है, अब जो KH का मान था वो कितना था? 76.48 किलो बार। अब किलो बार को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 76.480 बार। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तब आंसर आ जाएगा आपका 1.29 × 10⁻⁻5। ये आ गया आपके किसके? मोल अंश? नाइट्रोजन के। अब हमें पता है कि 1 लीटर जल में मोल कितने होते हैं उसके? 1 लीटर जल में उसके मोल कितने होते हैं? तो 55.5। कितने मोल होते हैं? 55.5 मोल होते हैं। तो और अगर हम मान लें कि N2 के मोलों की संख्या क्या है हमारे पास? N है। क्या है? N है। जल के मोल तो मिल गए हमें, लेकिन हमारे पास नाइट्रोजन के मोल नहीं है, लेकिन मोल अंश हैं। तो हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन के जो मोलों की संख्या उसको क्या मान लेंगे? N मान लेंगे। ठीक है, अब आगे देखें तो हम लिखेंगे क्या? देखो, अब एक्स नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन के मोल अंश बराबर क्या लिखेंगे हम? N नाइट्रोजन के मोल बटे नाइट्रोजन के मोल बट प्लस 55.5 मोल, यानी किसके मोल? जल के मोल। अब इसको मान लें कि जो 55.5 मोल हैं वो N से बहुत ही ज़्यादा हैं, तो हम किसके बराबर मान लेंगे? N को शून्य क्यों बराबर? किसको मान लेंगे? शून्य के बराबर। और यही लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है क्योंकि भिन्न के हर में 55.5 की तुलना में N का मान बहुत कम है, अतः इसे छोड़ दिया गया है, मतलब 0 के बराबर मान लिया गया है। अब क्या हो जाएगा? तो आप इसको लिखोगे। अब देखो इसका क्या करोगे आप? ये यहाँ आ जाएगा आपके, ये N/55.5 बराबर 1.29 × 10⁻⁻5। ये तो यहाँ से आया, ये वाला आपका आंसर है। अब इसका आप जैसे ही आप वज्रगुणा करोगे तो N बराबर क्या हो जाएगी? N बराबर आएगा आपका 1.29 × 10⁻5 इंटू 55.5 मोल। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर लाओगे तब आंसर आएगा आपका 7.16 × 10⁻⁻4 मोल। लेकिन हमको किस में पूछा है? मिली मोल में। किस में पूछा है? मिली मोल में पूछा है। तो मिली मोल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। अब 1000 का गुणा करेंगे जैसे ही हम, तो आंसर क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से 3 जीरो, ये तो यहाँ से 3 जीरो चले जाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.716 मिली मोल। क्या आ जाएगा आंसर हमारा? 0.716 मिली मोल। लेकिन मोल में आंसर कितना था? मोल में आंसर था 7.16 × 10⁻⁻4 मोल। ये थे आपके NCERT के चारों एग्जाम्पल जो आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।